नमस्कार, मैं हूं शिवपूजन झा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। बिहार की जनता ने अपने फैसलों पर मुहर लगानी शुरू कर दी है। सियासी दलों के लिए अब जो कुछ भी है वो जनता के पाले में है, और जो सियासत के पाले में है वो है मौके के मुताबिक पाला बदल लेने की कवायद। कईयों को हैरानी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार चुनाव ने एक बार फिर एक नए किस्म के प्रयोगशाला की बुनियाद रख दी है, और जेपी लोहिया के नाम पर सियासत का ध्रुव बदलता नजर आ रहा है। तो क्या बिहार के बहाने नई सियासी जुगलबंदी तैयार हो रही है? आज बड़ी बहस में यही जानेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार चुनाव के पहले चरण में 57% वोटिंग, 10 जिलों की 49 सीटों पर किस्मत आजमाने वाले 583 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। पहले चरण के मतदान में आधी आबादी ने दिखाया अपना दम। 59% महिलाओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल तो 54% पुरुषों ने किया मतदान। पहले चरण में बम्पर वोटिंग, युवा मतदाताओं ने भी चुनाव में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बिहार के विकास के नाम पर यूथ ने लगाई मुहर। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा बिहार विधानसभा का चुनाव का पहला चरण। चप्पे चप्पे पर किया गया सुरक्षा का इंतजाम। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा। प्रदेशवासियों को दी शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। पहले चरण के चुनाव के दिन जहानाबाद भभुआ में गरजे मोदी। बिहार में विकासवाद का दिया नारा। लालू नीतीश पर लगाया जेपी के सिद्धांतों को भुलाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव बीजेपी के लिए दिखे नरम। कहा बिहार में बदलनी चाहिए सत्ता। आरक्षण का मुद्दा सामने नहीं आता तो तय थी बीजेपी की जीत। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने औरंगाबाद और सासाराम में की चुनावी सभाएं। कहा डीएनए की राजनीति से नहीं होगा किसी का भला। गया में पुलिस ने किया आधा दर्जन नक्सलियों को गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। पलामू पुलिस को मिली टीचर अपहरण कांड में कामयाबी। 2 अपहरणकर्ता हुए गिरफ्तार। 2 फरार होने में हुए कामयाब। शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार में 4 चरण के मतदान होने अभी बाकी हैं, लेकिन क्या अब मतदाताओं के सामने विकल्प की नई तस्वीर आने वाली है? बहुत पेचीदा ही है जानना, लेकिन बयानों से आप एक स्केच तैयार कर ही सकते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। हम कल गए थे, वहां भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया उस पक्ष में एक आरक्षण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत रही थी बीजेपी। सही है, ऐसी लोगों की उम्मीद थी जो मुझे बताया, लेकिन वो एक ही बयान से उनकी आदेश से कि हम इस आरक्षण पर विचार करेंगे, ऐसे मुद्दा मिल गया वहाँ के लालू जी को नीतीश को।
वो मुद्दा से अब जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे वो अब उतने विरोधी नहीं रहे, कुछ समर्थन रहे, कुछ कम। हम चाहते थे एक बार ऐसा बदलाव फिर आए बिहार में, हम बिल्कुल चाहते थे, क्योंकि बिहार में जो राज हुआ है लगातार, उत्तर बिहार को जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवल किशोर चौधरी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अशरफ अंसारी जी लोजपा से हैं, दिलीप चौधरी साहब कांग्रेस से हैं और नवल शर्मा जी जदयू से। पहला सवाल हम आप ही से करना चाहते हैं चौधरी साहब, क्या मायने लगाए जाएं? वोटिंग परसेंटेज पर भी हम आएंगे, लेकिन जिस तरीके के बयान प्रधानमंत्री के आए और सपा अध्यक्ष के बयान आए, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, दो बात है, एक तो तथ्यात्मक है और दूसरा उसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। तथ्य तो है कि जेपी जिन मूल्यों के लिए थे उनमें एक मूल्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था। स्वाभाविक है कि जब कोई मंत्री पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है तो तकलीफ होती है। हमको हैरत इस बात से है कि स्टिंग ऑपरेशन करके बाहर वाले लोगों को पता चल जाता है और उसका स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन सरकार का इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या करता है? क्या मुख्यमंत्री को इसका पता नहीं था? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को पता था? तो लेकिन यह मैं उतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं मानता। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग गंभीरता से सोचते हैं वो जानते हैं कि कहीं न कहीं सिस्टम, और ये केवल नीतीश कुमार जी की बात नहीं है, सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मंत्री लोग उसमें लिप्त हैं और वर्तमान सरकार भी उससे मुक्त नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिकल मीनिंग का सवाल है, बहुत स्पष्ट है कि मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस सत्ता में ना आ सके। देखिए, उनका अधिक विरोध कांग्रेस से है और चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस के साथ हो गए हैं, इसलिए उनका विरोध और उग्रतर हो गया है। आप जानते हैं कि यूपी में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस से लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस फिर से प्रतिष्ठापित हो बगल के राज्य में, और दूसरा कारण है कि कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव एक प्रोफेसर साहब समझना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं तथाकथित समाजवाद को फॉलो करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, इनकी एक कवायद हुई थी आज से चंद महीनों पहले। इनकी इच्छा थी कि एक मंच पर आएंगे, मर्जर तक की बात की गई थी, और एकाएक देखते हैं मुलायम सिंह यादव अब कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में बयान देते जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने स्पष्ट कहा, अब इससे अधिक स्पष्ट क्या कहेंगे? वो दिशा साफ है, अलाइनमेंट साफ है। मुलायम सिंह यादव जी माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू जी के पक्ष में खड़े नहीं दिखते हैं, कांग्रेस के पक्ष में तो है ही नहीं। वो किसी लहर के साथ जा रहे हैं, वो लहर है। और मैं तो मानूंगा कि कहीं न कहीं जो यहाँ एक ऐसी संस्था है जिसका उपयोग दुरुपयोग सभी दल के लोगों ने, जब केंद्र में सरकार रही है, किया, उसका भी न कोई भूमिका होगी। लेकिन दुख यह है कि यह जो समाजवाद शब्द है, यह जो जेपी का सिंबोलिज्म है, इसका सम्मान किसी ने नहीं किया। नवल शर्मा जी, आपसे आपके पास और उसमें कोई अपवाद मुझे नहीं दिखता। लहर के साथ चलने की बात हो रही है या एक नई लहर की शुरुआत करने की ये कवायद मानते हैं? जो कुछ भी मुलायम सिंह जी ने कहा और जो कुछ भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे थे महागठबंधन को, देखिए, पहली बात तो यह कि लहर शब्द पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी तेजी से फैला था, लेकिन संजोग से वह ज्वार भाटा में कब बदला लोगों को पता ही नहीं चला और वह लहर इतिहास की बात हो गई। आज की तारीख में बिहार में यदि कोई लहर बह रही है तो वह नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी और कांग्रेस पार्टी इसीलिए हमने लहर शब्द का इस्तेमाल किया। हमने ये नहीं कहा कि भाजपा का लहर या महागठबंधन का लहर। मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं। आपके मुद्दे पर आने के पहले बस मैं एक लाइन प्रोफेसर साहब का जवाब दूंगा। स्टिंग पर इन्होंने बात कही जी। तो देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले स्टिंग होता है। यह अपने आप में बड़ा अजीब कंट्राडिक्शन लगता है कि चुनाव के एक दिन पहले स्टिंग होता है। कौन हो सकता है इसके पीछे मास्टरमाइंड?
किसको इससे फायदा मिलने की उम्मीद हो सकती है, कौन इस तरह की घिनौनी हरकतें कर सकता है, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन नैतिकता का पहला तकाजा यह बनता है कि इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आते के साथ ही आप कार्रवाई करें। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत न केवल उन्हें मंत्री पद से उनका इस्तीफा लिया, बल्कि पुपरी विधानसभा से उनकी उम्मीदवारी भी वापस ली। एक दिन पहले पैसा लेते हुए पकड़े गए तो भाई ठीक है, उसमें सच्चाई, इसलिए कार्रवाई कर ली, डैमेज कंट्रोल एक तरीके से था। अब एक लार्जर पिक्चर पे आपको लेके जाना चाह रहे हैं। आपने वहां पर जवाब दिया, मैं आपके सवाल को समझ चुका हूं और मैं वही आ रहा हूं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि इसी राज्य में गिरिराज सिंह के यहाँ 1 करोड़ 14 लाख रुपया पकड़ा जाता है, उनकी सांसदी भी बरकरार रहती है और उल्टे मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन तो नैतिकता को देखने का हमारा नजरिया ये है, उनका नजरिया ये है। इन्वेस्टिगेशन तो करवाया जा सकता था। अब मैं आपके सवाल, इन्वेस्टिगेशन तो करवाया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे प्रसंग में आप बोल रहे हैं। जी नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाया गिरिराज सिंह? ठीक है, ये तो बात नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बराबर कहा करते थे कि अगर हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति पर करप्शन का एलिगेशन मात्र लगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज न जाने कितने व्यापम दबे पड़े हैं, कितने ललित गेट घोटाले चीख चीख के बोल रहे हैं कि आओ कार्रवाई करो, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह पर ताला बंद है। तो भाई नैतिकता के प्रति हमारा आचरण इतना ढकोसलापूर्ण नहीं है, इतना द्वैध नहीं है। और जो कुछ जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई हुई, उससे आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? डैमेज क्या, देखिए, अगर आप बंद कमरे में आज की तारीख में अभी तो यह प्रमाणित होना बाकी है कि सत्य क्या है, लेकिन बंद कमरे में अगर आप किसी की ईमानदारी का परीक्षण करेंगे, यहां तो नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे 6100 करोड़ रुपया गुजरात के बैंक से निकलकर और विदेश चला जा रहा है ब्लैक मनी के रूप में, उस पर उनके जुबान से कुछ नहीं निकलता है। सारे घोटालों पर कुंडली मार के बैठे हुए कुछ नहीं निकलता है। और हम अगर बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है करप्शन पर, तो यह केवल हमारे लिए नारा नहीं है, बल्कि हमारे आचरण में यह दिखाई देता है। ले सकते हैं क्या? बंद कमरे में पैसा ले सकते हैं क्या? ऐसा है क्या? नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूं। होता है। मैं ये बता रहा हूं कि आप चुनाव के पहले इस तरह का स्ट्रिंग अगर करवाते हैं और इस तरह के स्ट्रिंग को करवाने के बाद आप किसी की छवि पर कोई आरोप लगाते हैं, तो भाई हमारी सरकार के मुखिया का नाम है नीतीश कुमार और हमारे यहाँ छोटी सी छोटी बातों का भी संज्ञान लिया जाता है। अशरफ अंसारी साहब, मैं लहर की बात कर रहा था। खैर, मूल मुद्दा गौन हो गया। मुलायम सिंह यादव जी का प्रकरण जब उभरा था, हम लोगों ने उन्हें नेता बनाया और हमारे लिए वो बड़े ही सम्मानित कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने जब आज यह बयान दिया कि मेरी इच्छा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, तो इस बात पर आज मुहर लग गई कि चाहे वह मुलायम सिंह यादव हो या जीतन राम मांझी जी हो, जो भी खुराफात हुआ, तो उन सब के पीछे मुख्य षड्यंत्रकारी की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी। पहले क्यों नहीं डायग्नोज कर पाए थे? मुलायम सिंह जी का ये रवैया आज का हाल का तो रवैया है नहीं। इसके पहले भी कई दफे कहा जा चुका है मुलायम सिंह जी के बारे में, कहते कुछ हैं, पलट कब जाएंगे कहना मुश्किल है। इस तरीके के आरोप मुलायम सिंह जी पर लगातार लगते हैं। शिवपूजन जी, है क्या ना कि किसी व्यक्ति की प्रवृत्तियों को आप स्कैन तो नहीं कर सकते हैं कि उसकी ईमानदारी कब पल्टा मार जाएगी। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से गाइडेड होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस से गाइडेड होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस हमेशा भूत का भविष्य के लिए गाइडलाइंस नहीं होता है। और वही पास्ट एक्सपीरियंस लालू जी के संदर्भ में भी, वही पास्ट एक्सपीरियंस लालू जी के भी संदर्भ में, दोनों संदर्भ में हम जोड़ना चाहते हैं कि चाह रहे हैं बहुत व्यापक हो ये चर्चा जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गाइडेड नहीं होते। लालू जी से गाइडेड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लालू जी से मैं कह रहा हूं, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे गाइडेड होते हैं नहीं होते हैं आप? एक महागठबंधन है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिहार में अगर सरकार बनेगी तो हम शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप तब भी गठित करते हैं, यानी कि आज से 5-6 महीने पहले जो कोशिश की गई थी समाजवादियों को एक मंच पे लाने की, पार्टी के मर्जर्स की बात की जा रही थी, यानी कि उस वक्त जनता को बरगलाया जा रहा था। नहीं, यह सवाल आपको मुलायम सिंह यादव जी से पूछना। भाई साहब, कोशिश तो नीतीश जी ने की थी। सर, मैंने सवाल आपका समझ लिया, जवाब देने दीजिएगा तब ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, यह सवाल आपको मुलायम सिंह से पूछना चाहिए। अब जो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कब के सेकुलर हो गए या ये सेकुलर नहीं है, तो भाई आप इतने दिन तक नीतीश कुमार के साथ रहे, आपको उस समय नहीं दिखाई दे रहा था? तो देखिए, राम गोपाल यादव जी अमित शाह जी से मिलते हैं, मिलकर कमरे से बाहर निकलते हैं, कमरे के भीतर गोटी सेट होती है और मुलायम सिंह यादव जी बिहार के मैदान में नए अवतार में कूद जाते हैं। अब तो जनता भी इतनी नासमझ है नहीं, सारी बातों को समझती है। लेकिन एक बात तो तय है कि संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ने की मुलायम सिंह की जो इमेज थी, उस इमेज की उन्होंने बिहार में आज कब्र खोद दी। देखिए, तो फैसला जनता पे छोड़ते हैं। कब्र खोद दी। पूजन जी, सिर्फ एक आधा लाइन, एक लाइन। देखिए, संभव है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें बीजेपी का हाथ हो, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है और मैं इसे नकारता नहीं। दूसरी संभावना, यह बिल्कुल सही कहा गया है कि बीजेपी में भी घोटालों की कमी नहीं है और वहां लोग चुप है। लेकिन इस आधार पर यह कहना कि चुनाव के वक्त अगर किसी ने स्टिंग किया है तो घिनौनी हरकत है,
भ्रष्टाचार को उजागर, मेरी समझ से यह उचित टाइमिंग पॉलिटिकल इंटेंट के साथ हो सकता है। भ्रष्टाचार आज उजागर करना और आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोगों का चेहरा हमको जानना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्याशी भी थे। और अन्य बातों से मैं सहमत हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत मुझे दुख हुआ है बहुत संक्षेप और कि आज मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय नीतीश कुमार जी पर गंभीर आरोप लगाए। मैं उन शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता, लेकिन इसका जवाब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को अपनी तरह से देते हैं। अब वो शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन आज बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं मुलायम सिंह जी यादव जी ने कि नीतीश कुमार जी गए वहां, रोने की बात उन्होंने की, मेरे सामने रोए, मैं स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने बिट्रे किया। कहने का मतलब है नीतीश कुमार इज नॉट ए रिलायबल पर्सन। ये हमारे लिए दुख की बात है। वह व्यक्ति जो 10 साल से हमारा मुख्यमंत्री, मोटे तौर से 10 साल आप मांझी जी के पीरियड को माइनस कर दीजिए, उस जो प्रधानमंत्री, आपकी बात समझ रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं, अगर थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफ करेंगे अशरफ अंसारी साहब, क्योंकि एक ऐसा ये बिट्रे कर रहा है, बर्निंग मुद्दा इन्होंने उठा दिया, इसलिए लाजमी है कि मैं नवल शर्मा जी से इस पर एक टिप्पणी जरूर लूं। थोड़ा सा रोक रहा हूं प्रोफेसर सर आपको। अशरफ अंसारी साहब माफी चाहता हूं, दिलीप चौधरी साहब आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन ये जो बात कही मुलायम सिंह यादव ने रोने वाली को लेकर के, थोड़ा सा संदर्भ में अगर इसको हम देखते हैं तो वहां पर आखिर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा किन्होंने की थी? मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, शरद यादव जी मौजूद थे, लालू प्रसाद यादव जी मौजूद थे। खुद नीतीश कुमार दिल्ली से मीटिंग करते हैं कांग्रेस आला कमान से और सीधा पटना आ जाते हैं। उसी वक्त क्या ये थोड़ी सी शक के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए था उनके? बिल्कुल नहीं, टोटली फार्स है, टोटली काल्पनिक है, टोटली मनगढ़ंत है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। क्योंकि सुन लिया, आपने सवाल पूछा, जवाब मान लिया आपने सवाल पूछा, मान तो रहा श्रीमान जवाब सुनना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, जहां तक मैं जानता हूं, एक सवाल और जहां तक नीतीश कुमार जी की राजनीतिक शैली के बारे में मैं जानता हूं, नीतीश कुमार एक ऐसे फौलादी किस्म के इंसान हैं जो जीवन में टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। एक दूसरी बात है, इसी को इंटरप्रेट कर लें, टूट सकते हैं झुक नहीं सकते। आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं, आरोप नहीं लगा रहा, किसी पर आरोप टूट सकते हैं झुक नहीं सकते। 2002 में क्या हुआ? झुके थे या टूटे थे? नहीं, 2002 में क्या हुआ? गोधरा के बाद टूटे थे या झुके थे? क्या 2002 में बताइए? या ठीक लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद टूटे या झुके? नीतीश जी, आप पूरे आपने कहा भाई आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से जुमलेबाजी आपने की। नहीं, अभी तक नीतीश कुमार जी न तो झुके हैं और न टूटे हैं। अशरफ साहब एक टिप्पणी आपके इस बात पे, ना टूटते हैं ना झुकते हैं नीतीश जी, लेकिन एक तरफ मुलायम सिंह जी का आरोप, दूसरी तरफ आड़े हाथों ले रहे हैं प्रधानमंत्री। आपकी टिप्पणी? शिवपूजन जी, नवल जी बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, यही सुलझे में। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले कुछ तथ्यों को याद कर लेना चाहिए। हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, न टूटेंगे न झुकेंगे। ये जो पार्लियामेंट का रिजल्ट आया उसके बाद 18 साल के बिछड़े हुए दोनों भाई जो गलबहियां किए, इसको आप टूटना या झुकना कहिएगा या नहीं कहिएगा, खड़ा रहना कहिएगा? और ये तो इनको धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। ये बात तो ये बात तो एनडीए के लिए भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते? एनडीए के लिए भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बताइए। आपकी खुद की पार्टी के लिए कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? लोजपा के हमने कभी ये कहा है क्या कि हम न टूटेंगे न झुकेंगे? भाई सत्ता की चाबी आप रखते हो, निश्चित तौर पे कैद कर लेते हो सत्ता की चाबी। समय था जब सत्ता की चाबी को लेकर के आप सरकार गिरा देते हो। जी नहीं, हम सरकार जब गिराए उस वक्त जब हमको लगा कि उस संदर्भ में वो निर्णय गलत था, हमने विरोध किया, हमने सरकार गिराया। आज हमको लगता है कि सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है, तो आज हमको लगता है हमारा ये निर्णय सही है, हमने निर्णय लिया। चौधरी साहब आपके पास आना चाहते हैं हम, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके की राजनीति परवान चढ़ रही है पिछले 2 दिनों से, खास करके मुलायम सिंह यादव जी मुलायम हुए, सॉफ्ट कॉर्नर एक डेवलप हो रहा है भाजपा के प्रति, इसके पहले कम से कम इतना खोल करके नहीं बोल रहे थे, एक और लहर। अच्छा चौधरी जी से आज्ञा लेकर बस हम 2-4 सेकंड लेंगे, 2-4 सेकंड ब्रेक के बाद आ जाएंगे। चौधरी साहब को थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ। अब तो आपने इतना सीट भी दे दिया है इनको, चौधरी साहब को इतना सीट दे दिया है, इतना सा पेशेंस तो रखना होगा। चौधरी साहब जी। दूसरे चौधरी जी, देखिए बिहार में माननीय मुलायम सिंह जी का कोई भी वक्तव्य से बहुत कुछ हवा बन जाएगा या कुछ बदलाव होगा, ऐसी कोई बात होती नहीं है। दिलीप चौधरी साहब, कोई लहर सी बात समझ में आ रही है पहले चरण में? महागठबंधन के
तरफ जो अभी जितने चुनाव आज 49 सीटों पर हुआ, हम समझते हैं कि इन लोगों का खाता खुल जाएगा तो बहुत सा ढेर होगा। महागठबंधन का कि भाजपा का? जी नहीं सर, कांग्रेस का सर ऐसे करें। हमने पहले कह दिया कि महागठबंधन के बीच में पूरा हवा है और यदि दूसरे दल का कांग्रेस को 8 में 8 मिलेगा, 8 में 8 मिलेगा। इतना जो आपका हौसला बढ़ा है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? इसमें हमारे जो नेता हैं, कौन? श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने विकास बिहार में देखकर नीतीश कुमार जी को एज ए विकास बिहार में देखकर एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घोषित कर दिया। किन्होंने? सोनिया जी ने। सोनिया जी ने किया था, मुलायम सिंह यादव ने किया था? मुलायम सिंह जी ने भी किया था, लालू प्रसाद जी भी किए थे। याद नहीं है? नहीं, सोनिया एकदम मुलाकात पहले कांग्रेस ने घोषणा किया था। आपसी पूजन भाई नवल किशोर यादव जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, काफी देर से आए हैं, आपको दर्शकों से माफी मांगनी पड़ेगी अगली बार से, लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं नवल किशोर यादव जी, देर से आप आए लेकिन दुरुस्त आए हैं, हम आपके पास तुरंत आ रहे हैं। लेकिन इस सवाल लेकर के फिलहाल हम आए हुए हैं दिलीप चौधरी साहब के पास। इनका कहना है, चौधरी साहब आपका, कि सोनिया जी ने भी इनके विकास के काम को देखते हुए इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। पहले कैट इज आउट ऑफ द बैग। दूसरा ये आप ही से पूछ रहे हैं, ये विकास का काम नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ किया था, भाजपा की ओर भी कुछ सोनिया जी ने ध्यान दिया था क्या भाजपा की तरफ? भाई भाजपा के साथ साझा 7.5 साल रह करके कुछ विकास का काम किया था। उस समय का जो बिहार का ग्रोथ रेट था, प्रधानमंत्री जी ने ही अपने भाषण में कह दिया कि 10 वर्ष में कोई विकास का काम नहीं हुआ, तो भाजपा तो मैं आपको गिना सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2010 में किस तरीके के भाषण जो है राहुल गांधी देते थे, सोनिया जी देती थी। उनको 5 साल का कोई भी काम नहीं नजर उस वक्त आया था। नहीं मैं आपको गिना सकता हूं क्योंकि बहुत सारी रैलियां मैंने कवर की है चौधरी साहब। चुनाव में कुछ जब आखिर क्या बदल गया? कौन सी तस्वीर बदल गई? कौन सी तस्वीर बदल गई कि एकाएक भाजपा से साथ छुड़ाने के बाद? अध्यक्षा का स्पष्ट मंतव्य है और एकदम साफ दिमाग है इस पे कि देश के अंदर में जिस तरीके की समरसता होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, इस तरीके का हम किसी दल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो उनका व्यवहार वैसा नहीं है। समाजवादी पार्टी उस समरसता में नहीं समझे, समाजवादी पार्टी उस समरसता में शामिल हो सकती है? नहीं सब वो हैं तो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? लहर की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव के प्रसंग में अप्रासंगिक हैं, वो अप्रासंगिक है। हाँ, एकदम कंप्लीट। इस यहाँ पे ये पूछना एक टिप्पणी लेते हैं। चलिए नवल किशोर यादव जी अप्रासंगिक कह रहे हैं बिहार के संदर्भ में समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं आपको मदद की जरूरत है। हम चर्चा कर रहे हैं लहर की, आखिर लहर किसकी? शिवपूजन जी, लहर तो आप देख रहे हैं जो पुरुषों से 5% अधिक महिलाओं ने मतदान किया है, जो भारत के आज़ादी के बाद और बिहार में जितने मतदान हुए हैं वो इस बार उसका एक रिकॉर्ड है। शिवपूजन जी 12% मतदाता सूची में पुरुषों से 12%, कहीं 11%, कहीं 18% मतदाता सूची में उसके नाम कम है, उसके बावजूद भी 5% उसका छलांग लगाना, यह बात बता रही है महिलाएं कि जो पीछे के दिनों में जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, चाहे वो भभुआ में यौन शोषण हो या फिर छपरा में बच्चों के मिड डे मील खाने के बाद में एक शिक्षिका को 7 दिन तक आप सड़कों पर घुमाते रहे, या फिर सीतामढ़ी में एक एसपी को 40 बार एक लड़की ने पत्र लिखा, आपके चैनल में डिबेट हो रहे थे, उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं मिला, अपराधियों से उसको आत्महत्या करना पड़ा। नालंदा में नीतीश जी के जहां क्षेत्र है वहां गरीब महिलाओं ने थाना में FIR करने के लिए गई थी,
लगभग 500 महिलाएं लंबा फैक्ट शीट है आपका, लंबा फैक्ट शीट है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि पिछले चुनाव में इन्हीं महिलाओं ने जबरदस्त अपना भरोसा दिखाया था नीतीश जी के पक्ष में। आपको क्यों लग रहा है कि ये 5% का जो इजाफा हुआ है, महिलाएं 5% ज्यादा पुरुषों की तुलना में ज्यादा संख्या में आई हैं, तो ये आप ही के पक्ष में वोट दिया है? सारा बैलेट बॉक्स आपने खोल के देखा है क्या? नहीं शिवपूजन जी, आप हमको तो बोलना ही नहीं दे रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि वह अपना आक्रोश जो उसके आबरू का रक्षा नहीं कर सका, उसके सम्मान का रक्षा नहीं कर सका, जो टोला दीदी के नाम पर, रसोईया दीदी के नाम पर, घर घर घुमावन दीदी के नाम पर, नियोजित शिक्षिका के नाम पर आपने जो घोलटा के उसको बेआबरू करा, उसका आक्रोश है और वो सशक्त हुई है। लड़ते लड़ते इस शासन में वो सशक्त हुई है और अपनी भागीदारी यह कहते हुए कि जो ऐसे शासक जो कैमरा पर घूस लेता है, लेते पकड़ाता और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप रिश्वत लीजिए जी, और मुख्यमंत्री ने अभी तक सीबीआई को, अगर जहां जरा सा भी चरित्र है, इस मामले को सीबीआई के पास रेफर करना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री से लिंक्ड नहीं है, ये एक सर्किट है और ऐसे 5, 7, 10 लोगों के साथ संलिप्त है। और दिलीप चौधरी जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह अप्रासंगिक हो गए हैं, लालू यादव का बहुत पॉपुलर नेता है। अरे आप अपना नेता के बात न कहिए, आप दूसरा के फेरा में कहला करल, बेटा बेटी के करो ढिढारी करे मगर हो, आप जादव के कहला फेरा अपन फेरा पड़िए, आपका वोट खाद को पता है। तो क्या लहर में सेंध लगेगी? जिसकी भी लहर की बात की जाए, 4-5 तथ्य। नवल जी के पास आ रहा हूं, नवल शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या लहर में, अगर ये लहर से तात्पर्य निकल रहा है कि भाजपा की एक लहर थी लोकसभा चुनाव के वक्त, महागठबंधन साथ आया तो कहा जाने लगा तकरीबन 45 से 46% का आ रहे हैं, 45 से 46% का वोट शेयर इनके पक्ष में, इनके पाले में जा सकता है। शायद इनकी भी लहर हो सकती है। क्या इन बातों से कोई फर्क पड़ता है? जिस तरीके से गाय के मांस पर राजनीति हुई, जिस तरीके से पार्टी वर्कर्स की अनदेखी हुई, बेटों को टिकट बांटा गया, बेटों के शैक्षणिक योग्यता पर, बेटों को किस तरीके से एज में जो अंतर आए वो, या भाजपा ने जिस तरीके से यादवों के कैंडिडेट्स उतारे, इनसे कुछ फर्क पड़ता है क्या नवल जी? एक लार्जर पर्सपेक्टिव आपसे चाहता हूं। बिल्कुल, थोड़ा समय दिया जाए, थोड़ा समय दिया जाए। सबसे पहले मैं बस 2-3 लाइन नवल जी की बातों का जवाब दे दूं। आ रहे नवल जी, आ रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है, इनसे जवाब तो ले लीजिए। नवल जी महिलाओं की चर्चा कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को जो आत्मसम्मान दिया, सुरक्षा की जो भावना दी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया, बिहार की महिलाएं कभी भी नीतीश कुमार जैसे प्रशासक को खोना पसंद नहीं करेंगी। और बीजेपी को बिहार की महिलाएं क्यों चुनेंगी? बिहार को मध्य प्रदेश बनाने के लिए, जिसे एनसीआरबी ने अपने आंकड़े में बलात्कारी प्रदेश बताया है मध्य प्रदेश को, क्या बिहार को बलात्कारी प्रदेश बनाने देंगे हम कि बीजेपी को बिहार की महिलाएं वोट देंगी? या फिर बिहार को राजस्थान बनाने के लिए, जहां दलित महिलाओं पर सबसे ज्यादा दरिंदगी होती है, बिहार की महिलाएं बीजेपी को क्यों चुने? बिहार दूसरी बात इन्होंने चर्चा की कि सीबीआई से, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए, सुन लेते हैं, फिर आपके पास भी आएंगे, आपको मौका देंगे। नवल जी आपके पास भी आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे। नहीं, धैर्यपूर्वक सुनिए थोड़ा, मैं आपकी बात को नवल जी काटा नहीं, इसलिए आप भी सुन लीजिए थोड़ा। इन्होंने बोला कि सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई? गिरिराज सिंह के घर में जो चोर चोरी किया, उस चोर के पॉकेट से 1 करोड़ 14 लाख रुपया मिला सूटकेस से। पता चला कि नितिन गडकरी का नौकर अरबपति है। करवाए सीबीआई जांच, हमने तो पता चला और तुरंत मंत्री पद से हटाया। है ऐसा नैतिक बल तो गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाइए, सुषमा स्वराज का इस्तीफा लीजिए, शिवराज सिंह चौहान का नहीं, जवाब ले लें, ऐसे अभी मेरी बात खत्म नहीं, हटाएंगे क्या? अब देखिए, नहीं नवल जी हटाएंगे, ये डिबेट की हटाएंगे क्या? आप ये डिबेट की स्वस्थ परंपरा नहीं है। पकाइए मत, अगर बोलते हैं तो सुनिए, हटाएंगे या नहीं, सुनिए, हटाएंगे या नहीं, नहीं ऐसे हम डिबेट नहीं, जब आपकी बात को हम सुनते हैं तो मुझे भी सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपने पूछा कि बीफ वाला मामला, मुद्दे को डाइवर्ट किया गया। ये बताइए कि जिस नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, कार्यकाल में भारत से बीफ के निर्यात में 14% की वृद्धि हुई, भारत में 6 बड़े बीफ के एक्सपोर्टर हैं, ये अरेबियन एक्सपोर्ट्स। अतुल सब्बरवाल कौन है? दिलीप सब्बरवाल कौन है? बीजेपी का नेता। बिहार में गाय के मांस का सबसे बड़ा कारोबारी कौन है?
आरएसएस का नेता, और आप चले हैं सांप्रदायिक खेल खेलने बिहार में। एक चीज नहीं, बिहार में सांप्रदायिक खेल खेलने चले हैं, बांग्लादेश के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। बॉर्डर के एरिया में जो तस्करी होती थी, आपने वो देखा था कभी? हाँ बिल्कुल, अरे सब जानते हैं। नहीं गई थी बिहार में 1900 सारी तस्करी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी डॉक्यूमेंट्री उस पर बना चुका हूँ। बिल्कुल, पूरी तस्करी होती थी। आपको लगता है कि उस तस्करी में थोड़ी सी रुकावट आई? थोड़ी सी रोक लगी है? शिवपूजन जी, राज्य सरकार लगा सकती थी। शिवपूजन जी, आप एक ज्ञानी पत्रकार हैं, मैं आपकी विद्वता का कायल हूं, लेकिन बिहार में 1955 से ही गोवध पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पशु वध पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और बीजेपी के नेता झूठ से जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कानून लाएंगे। कानून तो यहाँ पहले से है। अरे आप सुन लिया जाए, ये मुद्दा बन सकता है क्या? ये मुद्दा बूमरैंग कर सकता है? सुन लिया जाए कि अरे आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए कि आपकी सरकार बनने के बाद बासमती चावल से जो पैसा आता था भारत को, अब उससे ज्यादा पैसा मांस के निर्यात से आ रहा है। ये आप ही का कारस्तानी है। गुजरात में मांस का निर्यात बढ़ा, पूरे देश में मांस का निर्यात बढ़ा, 14.5% की वृद्धि हुई नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। 14.5% मांस के निर्यात की वृद्धि हुई। मजबूरी है ब्रेक की, लेकिन ब्रेक से आने के बाद वादा है कि आपके पास ही आएंगे, आप अपनी बातों को। लहर आखिर किसकी? बढ़े हुए मतदान प्रतिशत, प्रोफेसर साहब आप ही से पूछना चाहता हूं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन। कन्वेंशनल विजडम है, ऐसे अपवाद इसके भी हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन आमतौर से देखा गया है कि जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के रूप में इसको देखा जाता है कि जब किसी सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है तो देखिएगा अचानक उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन इसके भी अपवाद है इतिहास में, मैं कोई दावे के साथ नहीं कर सकता। तो इसका एक पक्ष है। महिलाओं के बारे में अभी जो बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा, वह सच होते हुए भी, और वो एक बात भूल गए, पटना गैंग रेप को। लेकिन सबके बावजूद भी मेरी राय में यह सच है कि महिलाओं में नीतीश कुमार सशक्तिकरण में एक अहम भूमिका रही है। ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। महिलाएं, इस बात की पूरी संभावना है कि इसका बढ़ा हुआ प्रतिशत इसमें दो राय हो सकती है। हालांकि लालू जी के साथ आने से शायद महिलाओं ये फैक्ट है, इसीलिए इसको मैं एक दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ। इसका दूसरा पक्ष भी है कि कहीं इतना न घबरा गई हो महिलाएं। और मैं आज आपको बताता हूँ, आज मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई जल्दी फ्लैट बेच दो, क्योंकि 1 महीने के बाद क्या होगा, रियल एस्टेट का प्राइस लालू जी के कारण गिर जाएगा। यह आशंका है लोगों, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अभी फिर 35% रिजर्वेशन की बात की। आप देख लीजिए, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं मानूंगा महिलाओं। लेकिन युवाओं रोजी पिक्चर है, वो बच्चियां जब साइकिल पर जाती हैं, जी, वो एक रोजी पिक्चर तो निश्चित रूप में है। मैं हमेशा मानता रहा हूं। और लेकिन जो युवाओं का टर्नआउट बढ़ा है, ये मेरी राय में ये बीजेपी और एनडीए के पक्ष में जा रहा है, ये मेरा मानना है। क्योंकि युवाओं को अशरफ अंसारी, वक्त की कमी है, प्रोफेसर साहब माफी चाहते हुए, अशरफ अंसारी साहब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या सोच है, बढ़ा हुआ जो मतों का प्रतिशत है? शिवपूजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि कुछ मौका दिया, वरना आज हमको लगा कि मुख्य दर्शक ही हैं। लेकिन ये गोल्डन रूल है या थंब रूल कहिए कि है कि अगर वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो लोग समझते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो क्या चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं, इसको आप रख लीजिए। हम वही अभी पूरा करना चाह रहे थे कि अभी ये पहली बार है जो बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के इतिहास में पहली बार है, या देश के इतिहास में, कि इस बार लगभग 58% युवा मतदान कर रहे हैं जी। और युवाओं में जो जोश खरोश है जी, वो हमको लगता है कि किसी के प्रमाण की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। युवा देश की तकदीर बदलता है, निश्चित तौर पे बिहार की सरकार और महिलाओं को लेकर आपको क्या लग रहा है? महिलाओं को लेकर के, महिला हम उसको कहीं इग्नोर नहीं कर रहे हैं, पर महिलाओं को आप इस तरह से नहीं जोड़ सकते कि हाँ नीतीश कुमार जी या लालू यादव लग रहा है कि लहर जो 2014 में देखने को मिला था वो अभी बरकरार है। निश्चित तौर पे बरकरार। आपका मानना है? कांग्रेस की क्या सोच है? कांग्रेस से टिप्पणी लेते हैं, आपको लगता है कि ये लहर की परिभाषा इस बार बदलेगी? ये लहर दूसरी चौधरी जी का ही एक सिर्फ जवाब, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी रखना चाहिए। दूसरे की बोहनी नहीं होगी, 49 में 49 ये लेंगे, कम से कम थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग से तमाम पार्टियां अभी उसी प्रोसेस में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है जी, और बिहार एक मॉडल रहा है शिवपूजन भाई महिलाओं के आरक्षण में।
नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री तो ये लग रहा है आपको कि ये जिस लहर की बात कर रहे हैं ये लहर इस बार बदलेगी। याद होगा 2010 के चुनाव में महिला ने पोल किया नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री हो गए जी। इस बार भी महिला का जो परसेंटेज हाई है उसमें डाउट इसीलिए हो रहा है कि बीच में दूसरे भी और भी सर चलिए वक्त की कमी है लेकिन इसके पहले कि जाते आते अंतिम टिप्पणी नवल शर्मा जी आपसे लूं, मैं आना चाहता हूं नवल किशोर यादव साहब, आपको क्या लग रहा है? थोड़ी सी मजबूरी है, बस 1 मिनट का वक्त रह गया। नवल किशोर यादव जी आपको क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन लेते हैं यादव साहब। ये नहीं हो सकता। चलिए अच्छी बात है कि देखिए एक बात शिवपूजन जी, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के चुनाव में वोट के प्रतिशत नौजवानों के प्रतिशत बढ़े, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा और हम 40 में बिहार में 31 सीट जीते। इस बार भी नौजवानों का वोट बढ़ना, महिलाओं का वोट बढ़ना, गरीबों का वोट का प्रतिशत बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कह रहे थे कि दिलीप चौधरी जी की 33% आरक्षण की बात नीतीश जी ने कहा था, वो 2008 या 9 में कहे थे, तो 10 में क्यों नहीं बढ़ गया महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से? वक्त की कमी है, जाते हैं अंतिम टिप्पणी नवल शर्मा जी आपसे लेना चाहते हैं। 15 सेकंड मजबूरी है हमारी, 15 सेकंड संक्षेप में आप जाते हैं टिप्पणी दे दें जी। देखिए बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इसके पीछे 2-3 आधारभूत कारण है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आरक्षण को बीजेपी जिस तरह आरक्षण को खत्म करने की मंशा जाहिर कर दी, तो बिहार के सारे गरीब गुरबे पोलराइज हो गए कि अरे भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, ये आरक्षण खत्म कर देगी, तो बिहार के सारे गरीब गुरबे अकलियत घर से बाहर निकल के और वोटिंग केंद्र पर। यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात है भागवत जी के बयान से फायदा आपको पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हो। देखिए मजबूरी है। एक सेकंड दूसरी बात है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाने के लिए बिहार की जनता ने ठान लिया है कि भाई आप आइएगा, झूठ बोल के चले जाइएगा, वोट लीजिएगा, तो सबक कब सीखिएगा? तो इस बार सबक सिखाया जाएगा कि हर एक बार आइएगा, मान रहे हैं कि सबक चले जाइएगा, लेकिन बिहार में जनता आखिर किसको सिखाएगी ये साफ होगा। इस रहस्य से पर्दा उठेगा 8 नवंबर को। चलिए आप तमाम लोगों का, नवल किशोर चौधरी साहब, अशरफ अंसारी साहब, नवल किशोर यादव जी, दिलीप चौधरी साहब और नवल शर्मा जी, आप सबों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना है, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए आप मौर्य टीवी के साथ।